और पीपचत में तो पच धातु है, हेतुमती चरणिच किया है, और निजंत धातु होगी स्नाद्यंता धातु, अतः उपधाया वृद्धि हो जाएगी ना। पाची धातु से लुंग लकार कर्तृवाच्य में आया, कर्तृवाच्य में ला कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या, लुंग के स्थान में तिबाद उत्पत्ति तिप पहलंत्यम इतश्च से गित लकार संबंधी कार का परसम पद के इकार का लोप होता है। गित लकार संबंधी चले लूंगी, चले सिच भी नहीं हुआ, णी श्री दृष्या करते चंग, निजंत धातु से चली को चंग हो जाता है। नेर निटी अनिडादियार धातु को तो नी का लोप हो जाता है। यहाँ दो कार्य प्राप्त हुए, चंगी सूत्र से पहले द्विवचन करें या नो चंग उपधा रस्व करें। इस स्थिति में जैसे यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ पर चंगी सूत्र से चंग के पर रहते धातु को दुर्वचन करें या चंग परक णी के पर रहते उपधारस्व करें। तो यदि पूर्व पर की दृष्टि से निर्धारण करते हैं तो पर सूत्र कौन सा है? नो चंग उपधारस्व, 7वें अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है, हैं? पर पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद, ये 5 क्रम है। जहां पर 2 सूत्र इकट्ठे पा रहे हो ना, तो उसमें निर्धारण करने के लिए पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद ये व्यवस्था है। पूर्व से पर सूत्र बलवान, पर से नित्य सूत्र बलवान, नित्य से अंतरंग बलवान, अंतरंग से भी अपवाद बलवान। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया, उत्तरोत्तर बलवान होता है। परिभाषा है एक, पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया, उत्तर उत्तर बलवान होता है। नित्य की परिभाषा ये होती है, यत् कृतेपि प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति तन्नित्यम भवति। 2 सूत्र है ना, जैसे चंगी सूत्र और नवचंग विधाया 2 सूत्र सामने आमने हैं, तो ऐसे देखेंगे कि चंगी सूत्र के करने पर भी क्या उपधारस्व पाता है या न करने पर भी पाता है। तो ऐसे दोनों स्थितियों में यदि पाए, चंगी सूत्र कर लेने के बाद भी उस सूत्र दूसरा जो उसके सामने प्रतिद्वंदी है ना, चंगी सूत्र का कार्य करने पर भी पाए और चंगी सूत्र का कार्य न करने पर भी पाए, दोनों अवस्थाओं में पाए, तो वो सूत्र नित्य होता है। इसी तरह से फिर उसको देखेंगे कि नो चंग विधाया रस्वा करने पर भी यदि चंगी का कार्य पाता है और नो चंग विधाया न करने पर भी पाता है, तो उसको कहेंगे नित्य। और कभी कभी ऐसा होगा कि न करने पर तो पाता है पर करने पर वो नहीं पाता, तो अनित्य हो जाता है। हैं? जैसे 2 आमने सामने सूत्र हैं, ऐसी स्थिति बन जाए कि नवचंग विधाया रस्वा कर लेने के बाद तो चंगी नहीं पाता, पर जब तक नहीं करते हैं नवचंग विधाया रस्वा तब तक पाता है, तो वो अनित्य हो जाएगा चंगी सूत्र। ऐसे ही चंगी को देखेंगे, जब तक चंगी नहीं करते हैं तब तो नौचंग विधाया रस्वा पाता है, पर चंगी करने के बाद वो नहीं पाता है, तो ये सूत्र नौचंग विधाया रस्वा अनित्य हो जाएगा। और फिर ये भी देखते हैं कि एक सूत्र के करने पर तो अलग स्थिति में पाता है, न करने पर अलग स्थिति में पाता है, तो उसके लिए भी एक परिभाषा है, शब्दांतरस्य प्राप्नोन विधिर अनित्यो भवति। किसी भिन्न शब्द को कोई विधि प्राप्त है तो वो अनित्य हो जाती है। शब्दांतरस्य च प्राप्नुवन विधि अनित्यो भवति। शब्दांतर को प्राप्त होती जो विधि होती है वो अनित्य होती है। भिन्न शब्द, अंतर मानी भिन्न, देश देशांतर भिन्न देश, स्थानांतर भिन्न स्थान, शब्दांतर भिन्न शब्द, भिन्न शब्द को प्राप्त होती हुई विधि अनित्य होती है। जब उस सूत्र को लगा देते हैं ना दूसरे को, तो अलग शब्द को कार्य पाता है, नहीं लगाते हैं तो अलग को पाता है, तो शब्दांतर को विधि होगी ना।
तो अनित्य होती। ये परिभाषा है। जैसे यत् कृतेपि प्राप्नोति, कृतेपि प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति तन्नित्यं भवति। कृतेपि प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति, यत् कृतेपि प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति, यत् जोड़ देते हैं यहाँ, यत् कृतेपि प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति तन्नित्यं भवति। यहाँ तय को न हो रहा है, तन्नित्यं भवति है, तत् नित्यम भवति। यत् का जिससे संकेत हुआ है ना, तत् का उसी से ग्रहण हो रहा है। और शब्दांतरस्य च, ये तो एक परिभाषा है नित्य बताने के लिए। दूसरी है शब्दांतरस्य च प्राप्नुवन विधिर, शब्दांतरस्य च प्राप्नुवन विधिर अनित्यो भवति। शब्दांतर को प्राप्त होती हुई विधि, प्राप्नुवन विधि का मतलब है प्राप्त होती हुई विधि। ये हिंदी में प्राप्त होती हुई ऐसे बोल देते हैं, संस्कृत में विधि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए प्राप्नुवन विधि पुल्लिंग बोला है। यहाँ पर देखो, ये जो विशेषण है ना प्राप्नुवन विधि का, क्षत्रिय प्रत्यय हमेशा विशेषण होते हैं। क्षत्रिय सानस के जो रूप होते हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे ये विधि है ना, इसका ये विशेषण है प्राप्नुवन। जैसे मैं यूं कहूं, गिरते हुए पत्ते को देख रहे हो क्या, तो गिरता हुआ ये विशेषण है पत्ते का। दौड़ता हुआ बालक, तो ये विशेषण है दौड़ता हुआ बालक। बालक कैसा, दौड़ता हुआ है। खेलता हुआ बच्चा, तो यहाँ पर ये विशेषण है। खेलता हुआ बालक, खेलता हुआ ब्राह्मण कुल तो अलग हो जाएगा, खेलती हुई बालिका तो अलग हो जाएगा। क्रीडंती बालिका, क्रीडन बालका, क्रीडत ब्राह्मण कुलम, विशेषण होते हैं ये। क्षत्रिय सानस हमेशा विशेषण होते हैं। अंग्रेजी में वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव, विशेषण होते हैं ये। अंग्रेजी में उसको आईएनजी वाला रूप बना करके प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, वो किसी दूसरे की विशेषता बताने वाला हो जाता है। आईएनजी वाला रूप जो है ना, जब किसी सहायक क्रिया व हेल्पिंग वर्ब के साथ बोला जाता है तो वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, और उसको किसी हेल्पिंग वर्ब से रहित करके किसी के साथ पढ़ते हैं ना उसको, हैं, ही इज वॉकिंग, तो वॉकिंग यहाँ पर वर्ब है, लेकिन वॉकिंग को बिना इज के साथ में या एम आर या वाजवर या शैल है, ये इनके अलग बोलेंगे तो फिर वॉकिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। हैं, वॉकिंग बॉय ऐसे बोलते नहीं अंग्रेजी में ज्यादातर, पर मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। आई सॉ ए वॉकिंग बॉय, रनिंग बॉय ऐसे बोलते नहीं अंग्रेजी में, आई सॉ ए बॉय हु वाज रनिंग ऐसे ही बोलते हैं। पर रनिंग यहाँ पर हु वाज रनिंग या हु इज रनिंग जो है एडजेक्टिव बन रहा है उधर बॉय का, तो इसको क्षत्रिय प्रत्यय से कहते हैं अंग्रेजी में। मतलब इस क्षत्रिय प्रत्यय का अनुवाद अंग्रेजी में आईएनजी वाला रूप के द्वारा करते हैं। अंग्रेजी में जिसको आईएनजी से कहते हैं, संस्कृत में क्षत्रिय प्रत्यय, हिंदी में करता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, प्राप्नुवन विधि, प्राप्त होता हुआ विधि है, ऐसा होता है। क्षत्रिय सानस हमेशा विशेषण होते हैं और वो अप्रथमा समानाधिकरण के साथ होते हैं। मतलब प्रथमा को छोड़ करके, प्रथमा में तो विकल्प है, जैसे गच्छन बालकः या गच्छति बालका दोनों बोलते हैं, लेकिन आप प्रथमा समानाधिकरण में होते हैं। गच्छन्तम बालकम, गच्छता बालकेन, गच्छते बालकाय, गच्छतः बालकात्, गच्छतः बालकस्य, गच्छतः बालके, गच्छति बालके, ऐसे बनता है।
मैंने जो रूप बोले आपको ध्यान में आते गए? गुरुजी प्रथमा समानाधिकरण क्यों नहीं बनते हैं? क्यों का उत्तर नहीं, भाषा के लिए क्यों का उत्तर नहीं होता है। भाषा के विषय में क्यों का उत्तर, भाषा तो पहले होती है, व्याकरण के नियम बाद में होते हैं। प्रयोग नहीं मिलते, वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं। क्या कह रहे हो? नहीं, प्रथमा समानाधिकरण को छोड़कर ऐसे कहा ना आपने। उस सूत्र में कहा ना, लटा सत्रिशान चौ अप्रथमा समानाधिकरणे, अप्रथमा समानाधिकरणे कहा है। प्रथमा समानाधिकरण में विकल्प से होते हैं, ऊपर से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, और अप्रथमा समानाधिकरण में नित्य होते हैं। अप्रथमा समानाधिकरण क्या, जैसे गच्छन्तम बालकम, ये अप्रथमा के साथ समानाधिकरण है ना। बालकम जो द्वितीय है उसके साथ गच्छन्तम का समानाधिकरण है, दोनों मिलकर के एक को ही कहते हैं। विशेषण विशेष में भी तो यही होता है। जैसे लाल वस्त्र, तो यहाँ लाल का और वस्त्र का समानाधिकरण है। समानाधिकरण दो चीजें एक को कहती हैं। गच्छति बाल का यहाँ जो तिप है इसका, और देवदत्ता का या बालक का समानाधिकरण है। तभी त्वम गच्छसि, यहाँ पर त्वम का और गच्छसि में जो सी आया है उसका समानाधिकरण है, इसलिए मध्यम पुरुष हुआ है। ये दो परिभाषाएं हैं, इससे नित्य का अनित्य का पता लग जाता है? अंतरंग का पता लगता है, जिसको कम अपेक्षाएं वो अंतरंग, जिसको ज्यादा अपेक्षाएं वो बहिरंग है। ये मोटी सी परिभाषा अंतरंग बहिरंग की। वैसे तो कई परिभाषाएं, पर मोटी परिभाषा बता रहा हूं, मोटी परिभाषा। कम अपेक्षा वाले को, जिस सूत्र को कम अपेक्षा वो अंतरंग, जिसको ज्यादा अपेक्षा वो बहिरंग। और उदाहरण सिद्धि में जब हम करते हैं ना, अंतरंग वो होगा जिसकी सीमा थोड़ी हो, और जिसकी सीमा ज्यादा हो वो बहिरंग। जैसे मान लीजिए एक सूत्र की सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो, और एक की, मतलब उदाहरण में एक सूत्र तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लगे, और एक सूत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगे, तो ये जो वो बहिरंग होगा जिसकी सीमा बढ़ी। एक इस तरह से भी देखते हैं कि इसको यहाँ तक अपेक्षा है देश की दृष्टि से ना। उदाहरण जब हमने स्लेट के ऊपर लिखा है, कॉपी के ऊपर लिखा, तो यहाँ से चले और यहाँ तक, उसकी शर्त जब घटा कर देखेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक लेगा, और वो यहाँ से यहाँ तक ही लेगा। और जो एक पद के अंदर कार्य हो तो वो अंतरंग होगा, मान ली दो पदों के अंदर कार्य है तो बहिरंग है। कभी कभी दो पदों के अंदर कार्य हो रहा हो, पूर्व पद और उत्तर पद जैसे, या फिर दो पद जैसे उप और जैसे अ और उ को, यहाँ पर ये उप एक पद है और ये एक पद है, इन दोनों को आध गुणा हो रहा है ना। तो ये जो है दो पदों के आश्रित है आध गुणा, और ये जो है ह्रस्व, इसको करेंगे तो एक पद के अंदर है। इस तरह से देखेंगे, वो उदाहरण जब आएगा ना तब समझ में आएगा अंतरंग और बहिरंग। और इसी तरह से फिर अपवाद, पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद। अपवाद का मतलब तो समझते हो कि एन ना प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाद भवति, याद है? एन ना प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाद को भवति, एक परिभाषा है। कई बार बोलते रहते हैं ना, जिसकी अवश्य प्राप्ति हो। एन ना प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाद को भवति। आप लोगों को यहाँ ना प्राप्ते में
विशेष समास है, दो निषेध हैं। दो निषेध सीधे अर्थ को कहते हैं, पता है ये बात? दो निषेध सीधे अर्थ को कहते हैं। जैसे ये व्यक्ति अनार्य नहीं है, दो निषेध हो गए ना। न आर्य अनार्य नहीं है तो क्या अर्थ होगा? आर्य है। तो यहाँ न ए न ना का, वहां भी दो निषेध हैं। न क अकय हो गया, न लोपो नया, न के न का लोप हो जाता है तो अकय बना ना। और न अकय, यहां पर अ और अ का सवर्ण दीर्घ नाक है। एन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा एन स्वास्तभितम एन नाक। नाक का मतलब है जो अत्यंत सुख। कह कहते हैं सुख को, न अकय, अकय मानी दुख, और न अकय पूर्ण सुख। एन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने द्युलोक को धारण किया है, पृथ्वी लोक को धारण किया है, हैं? साफ साफ कहा है ना, एन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, उसी ने धारण किया है। परमेश्वर के बारे में ये वेद मंत्र कह रहा है। एन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा एन स्व, स्व का मतलब लोक लोकांतरों को, सुख को धारण, स्व का अर्थ लोक लोकांतर भी होते हैं, लोक लोकांतरों को धारण किया है। स्तभितम, बांध के रखा है, जैसे बांध के रखे कोई बिखरने ना दे। स्तभितम एन नाका, जिसने सुख को धारण किया है, मोक्ष सुख को धारण किया है। तो यहाँ ना का अर्थ है। और यहाँ जो है न प्राप्ते अप्राप्ते, न प्राप्ते तो क्या अर्थ हुआ? अप्राप्ते। और अप्राप्ते के साथ में फिर जो है न अप्राप्ते, तो क्या अर्थ हो गया? यहाँ दोनों का सवर्ण दीर्घ, ना प्राप्ते का अर्थ हो गया अवश्य प्राप्ते। ये क्यों बोलते हैं दो निषेध? सीधे अर्थ को बहुत ही जोर दे करके कहना चाहते हैं, तब ये बोलते हैं ऐसा। ठीक है। तो पूर्व पर नित्यंतरंगा अपवादा नाम, पूर्व पर, इन दो सूत्रों में भी पता है आप लोगों को विप्रच्छेद का स्वरूप जानते हैं? दो सूत्र कहीं अलग अलग उदाहरणों में अपना काम कर चुके, फिर एक जगह दोनों होने लगे। जैसे सुपीचे बहुवचन जलेत है ना, सुपीचे रामाभ्याम में काम कर चुका, जानते ही रामाभ्याम सुपीचे। और बहुवचन जलेत रामेशु में काम कर चुका है ना। बहुवचन में जलादि विभक्ति परे हो तो ए को ए हो जाता है। और राम भ्यस, यहाँ पर दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। बहुवचन जलेत भी प्राप्त है, बहुवचन में जलादि विभक्ति है, और यह आदि सुप है, हैं? तो दोनों कार्य प्राप्त हैं, तो ये विप्रच्छेद स्थल बन गया है। विप्रच्छेदे परम कार्य, विप्रच्छेद में पर वाला सूत्र लगता है। ये विप्रच्छेद बन गया है। दो सूत्र जब अलग अलग उदाहरणों में, जैसे रामाभ्याम में सुपीछे काम कर चुका है, यहाँ आदि सुप परे रहते, अदंतंग को, अदंतंग को अजंत नहीं, अदंतंग को दीर्घ होता है, और अदंतंग को ए होता है, बहुवचन जलेत दूसरे उदाहरण में काम कर चुका। राम और भ्य सब एक उदाहरण ऐसा आ गया जहां इकट्ठे दोनों लगने लगे, तो इसको विप्रच्छेद कहते हैं। यहाँ विप्रच्छेद में पर वाला सूत्र का कार्य होता है। पर त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी में यदि कहीं ऐसी टक्कर आ जाए तो फिर सपाद सप्ताध्यायी का कार्य होता है, त्रिपादी का कार्य पर होते हुए भी नहीं होता है। त्रिपादी में भी पूर्व और पर सूत्र लगने लगे तो पूर्व वाला ही लगता है, पर वाला नहीं लगता है। एक कोई एमएससी करके आए थे, बहुत पुरानी बात है, फिजिक्स में एमएससी करके आए थे, बड़े बुद्धिमान थे। मैंने तो इतना बुद्धिमान जो है ना देखा नहीं। मतलब व्याकरण पढ़ते थे ना, तब उनको मैंने देखा। तब उन्होंने मेरे पास एक बार कहीं से पत्र लिखा कि मैं जब इस त्रिपादी प्रकरण को देखता हूँ तो इसकी पाणिनि की बुद्धि के आगे बस चक्कर खा जाता हूँ। ऐसे उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने एक एक सूत्र को ऐसे रखा है ना, सेट करके, कि कहीं पर भी
मतलब पूर्व से पर को कमजोर दिखाना है उनको, तो कहीं भी पकड़ में नहीं आते हैं कि यहाँ गड़बड़ हो गई है। जैसे 7.25 अध्याय और 3 पाद का कार्य, फिर 3 पाद के अंदर भी हर सूत्र को पहले वाले को बलवान और अगले वाले को कमजोर ऐसे करके सेट किया है, हैं? तो यह विप्रच्छेद हो गया। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलिया, ये होता है, हैं? यहाँ पर 2 कार्य प्राप्त हुए। पांच ये णी का लोप हो गया है। चंग परक णी के पर रहते उपधारस्व, चंग परक णी के पर रहते उपधारस्व प्राप्त है और चंगी सूत्र से 5 को दुर्वचन प्राप्त है। तो पर पूर्व पर की दृष्टि से देखें तो परत्व से तो उपधारस्व होना चाहिए, हैं? लेकिन ये चंगी सूत्र का कार्य अंतरंग है। देखो अब चंगी अंतरंग कैसे है? चंग के पर रहते धातु को दुर्वचन होता है, इसको कम अपेक्षा है, और नौ चंग उपधारस्व को ज्यादा अपेक्षा है। चंग परक णी के पर रहते, इसको णी की भी अपेक्षा है उपधारस्व को, और उसको केवल चंग के पर रहते धातु को दुर्वचन कहा है, हैं? तो इसलिए जो है ये चंगी अंतरंग है। अब पर से भी अंतरंग कार्य, पर से भी अंतरंग बलवान होता है ना, तो अंतरंग चंगी होना चाहिए। अंतरंग कार्य यहाँ चंगी है ना, चंगी होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक ऐसी सूचना, ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया, ऐसा कुछ उन्होंने सूत्रों में ही कुछ ऐसा कर दिया कि वो ये भी बता दिया कि यहाँ अंतरंग द्विवचन को बहिरंग उपधारस्व बाध लेता है, हैं? यहाँ पर अंतरंग द्विवचन को बहिरंग उपधारस्व बाधता है। बहिरंग कार्य कभी भी अंतरंग को नहीं बाधता, पर कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। वो आचार्य जहां चाहते हैं वह ऐसा कर देते हैं कि भाई यहाँ पर तो बहिरंग उपधारस्व होते हुए भी अंतरंग द्विवचन जो है उसको बाधता नहीं है, बल्कि बहिरंग के द्वारा यही बाधा जाता है। बहिरंग उपधारस्व के द्वारा अंतरंग द्विवचन बाध लिया जाता है। ये कहां पर ज्ञापित किया? औणरी धातु की एक औणरी धातु, औणरी अपनयने धातु है। ये धातु में जितने भी अनुबंध लगाए गए हैं उनके अपने एक एक प्रयोजन होते हैं। आप लोगों को ये तो कई बार चर्चा आ चुकी है। धातुओं के साथ जो अनुबंध हैं, क्या क्या अनुबंध हैं, इसको बताने के लिए ना आपको तरीका बता देता हूं। जैसे कोई पूछे धातु में अनुबंध, तो वो आप अयुण रिल के हिसाब से चला करो। कहीं आकार अनुबंध है, कहीं आ अनुबंध है, फिर कहो कहीं ई, ऐसे मतलब वो अपने आप आते जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसमें कुछ याद करने की। कहीं अ अनुबंध है, कहीं आ अनुबंध है, कहीं ह्रस्व इकार है, कहीं दीर्घ इकार है, कहीं ह्रस्व उकार है, कहीं दीर्घ उकार है, कहीं रिकार है, कहीं रिकार है। दीर्घ रिकार अनुबंध नहीं होता कहीं, तो कहीं रिकार अनुबंध है, कहीं रिकार अनुबंध है, कहीं एकार अनुबंध है, कहीं ओकार अनुबंध है। अयुण के हिसाब से मैं चलता जा रहा हूँ, मेरे को सारे उपस्थित होते जा रहे हैं। मेरे को पूछेंगे तो मैं बताऊंगा धातुओं में जो है ना, सारी धातुएं मैं आपको गिना दूंगा। याद नहीं कर रखी मैंने। जब मैं ऐसे करूंगा ना कि ये धातुओं के अनुबंध गिनाओ जी कहाँ कहाँ हैं, तो अपने आप आएंगी, क्योंकि मैं वो अ आ ई उ और फिर जो है कुछ जैसे आदिनी टुडवा, कहीं ई है, कहीं टू है, कहीं डू है, तो वैसी धातु आ जाएंगी, हैं? धातुओं में फिर कुछ ग, ये, श ऐसी धातुएं हैं। गीत, इत, शीत तो थोड़ी एक आधी धातु है कोई, हैं? शीत है, फिर जो है कोई टित है, धेट है, जैसे फिर वो याद आ जाती है अपने आप। शीत है तो डूब चस्पा के, और ये है तो धेट पाने। इत तो बहुत है, इत और गीत तो हैं, वो तो बता ही दिया। ई टू डू ये अनुबंध हैं, तो इनके अपने प्रयोजन है। ईता टितो थुच ड्रिता कत्री, हैं?
गित का आत्मनेपद प्रयोजन है, इत का भी आत्मनेपद है। कर्तृभिप्राय क्रियाफल, क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद होता है। फिर वो अ जो अनुबंध होता है ना, वो 3 रूपों में हमको मिलता है, उसके अलग अलग प्रयोजन है। अ अनुबंध जो है, एक एक अनुबंध के भी कभी कभी ज्यादा प्रयोजन हो जाते हैं। जैसे ई रख लिया तो ह्रस्वीकार रख लिया तो कहीं ईदितोनुम धातु भी कर देंगे, और साथ में उसको ये धातुओं के साथ में ये भी तो है ना, एक उदात्तेत, उदात्तेत, अनुदात्तेत, स्वरितेत, तो ये वाला कार्य भी सिद्ध कर लेते हैं। स्वरितेत, वो जो अ जो अनुबंध होता है ना, अ उसमें तो अ में तो उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरित का ये दूसरा कोई कार्य है नहीं, पर ये जो अ के अलावा दूसरे वर्ण है ना, उनमें किसी अनुबंध के दो दो काम भी ले लेते हैं, अनुबंध से दो दो काम भी ले लेते हैं, हैं? अ जो है ना, अ ह्रस्व अ, उसमें तो एक ही ले पाते हैं, ह्रस्व अ के द्वारा तो एक ही ले पाते हैं। क्या एक? उदात्तेत, अनुदात्तेत या स्वरितेत, मतलब उस अ अनुबंध को, अनुबंध रखने का मतलब उसकी इत संज्ञा, अनुबंध का मतलब ये होता है कि उसकी इत संज्ञा होती है। तो अभी तो इते इत कहा मैंने, उदात्तित संज्ञक, अनुदात्तित संज्ञक, स्वरितित संज्ञक, तो ह्रस्व आकार को लेकर के तो, ह्रस्व आकार को लेकर के तो या तो वो उदात्तित होगा, एक साथ सारे तो होते नहीं, या तो उदात्तित होगा या अनुदात्तित होगा या स्वरितित होगा। तो उदात्तित है तो परस्मै पद, अनुदात्तित है तो आत्मनेपद, स्वरितित है तो उभय पद, मतलब क्रियाफल कर्ता को मिलने से आत्मनेपद और अन्य अवस्था में परस्मै पद। आकार, ह्रस्व आकार के अनुबंध की स्थिति बताई, पर यदि दीर्घ आकार है तो उससे दो काम भी ले सकते हैं। मान लीजिए आकार को उदात्तित रखा या अनुदात्तित रखा, स्वरितित रखा आकार को, तो उससे ये काम भी हो जाएगा और आदितश्च सूत्र भी लग गया। दीर्घ इकार है, दीर्घ इकार को इन तीनों में से एक रख लिया तो ये काम भी बन गया और स्वीदितो निष्ठायाम भी हो गया। ह्रस्व उकार है इत, तो ये काम भी हो गया, उदितो वा हो गया। दीर्घ उकार है, स्वर्ति सुइति सुइति धुयोदितो वा भी हो गया और ये काम भी हो गया, हैं? तो ऐसे किया हुआ है। तो ओनरी धातु का जो रिदित है, इसका भी कोई ना कोई तो प्रयोजन, जैसे आ का प्रयोजन आदितश्च, ह्रस्व विकार का इदितोनुम धातो, दीर्घ इकार का स्वीदितो निष्ठायाम, और ह्रस्व उकार का उदितो वा, दीर्घ उकार का स्वर्ति सुति सुइतो ध्वयोदितो वा, उदितो वा विकल्प सेट होता है वलादियार धातु को, हैं? दीर्घ उकार का प्रयोजन वलादियार धातु को विकल्प सेट। फिर री का अनुबंध आया, री का प्रयोजन लुंग लकार में पुषादि द्युतादि लृता परस्मैपदेषु अंग हो जाता है, चली के स्थान में अंग प्रत्यय। श्रिपलरी गमलरी धातु होती है ना, तो आगमत आगमताम आगमन अंग हो जाता है, विकर्ण प्रत्यय। विकर्ण जानते हैं, तो विकर्ण अंग हो जाता है। अब ये जो ऑनरी में री अनुबंध लगाया, इसका भी कोई तो प्रयोजन है ही, जैसे और जगह है, और इसका प्रयोजन होता है चंग परक णी के पर रहते उपदारस्व का निषेध। ये जो री अनुबंध है ना, इसका क्या प्रयोजन है? चंग परक णी के पर रहते, जो नौचंग उपधारस्व से उपधारस्व हुआ करता है, उपधारस्व जो होता है उसका निषेध करना है, री अनुबंध का प्रयोजन है। चंग परकणी के पर रहते उपधारस्व का निषेध करना, ये री अनुबंध का प्रयोजन है। जैसे गकार अनुबंध हो तो आत्मनेपद कर दिया, ऋकार अनुबंध है तो चली को अंग विकर्ण कर दिया, तो री अनुबंध का प्रयोजन बता रहा हूं। क्या प्रयोजन है ऋकार अनुबंध का? चंग परक णी के पर रहते उपधारस्व का निषेध। कौन सा सूत्र है ये निषेध करने वाला? नागलोपी, नागलोपी शासु रिदिताम। ये रिदिताम है ना, इको एंची हो रहा है यहाँ देखो, ये री
इको हो रहा है शास्त्रीदिताम। नागलोपी शास्त्रीदिताम जो सूत्र है, नागलोपी शास्त्रीदिताम क्या करता है? चंग परकणी के पर रहते अगलोपी अंग को, सास धातु को और रिदित धातुओं को उपधारस्व नहीं होता। तीन चीजें बताई। अगलोपी, अक प्रत्याहार का जहां लोप हो जाए। अक में 5 आते हैं ना, अक अ इ उ रिल री। अगलोपी अंग हो जहां पर अकार, इकार उकार का, रिकार लिकार का, इन 5 अक्षरों का लोप हो जाता है। इत संज्ञा के द्वारा नहीं, दूसरी प्रक्रिया से लोप होना चाहिए। अतोलोपा आदि से या किसी अन्य प्रक्रिया से लोप होना चाहिए। टे सूत्र से जैसे कहीं लोप हो जाता है, णी के परे रहते, णी के परे रहते टे सूत्र से लोप किससे होता है? णाविष्ठवत प्रातिपदिक से णी के पर रहते इष्ठनवत कार्य हो जाता है प्रातिपदिक को, फिर टे सूत्र से णी के हैं टी भाग का लोप हो जाता है। टी जैसे अचोन्त्यदि पटयति किया था ना, तो मान लीजिए अकारांत शब्द हो तो अकार का लोप हो जाएगा, इकारांत शब्द हो तो इकार का लोप हो जाएगा, उकारांत शब्द होगा तो उकार का लोप हो जाएगा, अकार इकार उकार का लोप हो जाता है, तो वो अगलोपी अंग हो जाता है। निच के पर रहते अ इ उ आदि का लोप हो जाएगा तो अगलोपी अंग हो जाएगा। तो सूत्र कहता है अगलोपी अंगों को, शास धातु को और रिदित अंग को, रिदित का मतलब जैसे एजरी धातु है, अब यहाँ रिदित है ना, ये ऐसी बहुत धातुएं हैं जिनमें रिकार अनुबंध जोड़ा है, तो उसका प्रयोजन क्या है जी? रिकार अनुबंध का पूछे तो कहेंगे नागलोपी शास्त्रीताम। जैसे हरस सुकारित संजय क्यों रखा है, तो उदितोवा बोल देते हो फट से। हरस स्वीकार अनुबंध क्यों रखा है, तो बोल देते हो उदितोनुम धातु। तो ये री अनुबंध क्यों लगाया धातुओं में? नागलोपी शास्त्रीताम, ये कार्य मना करना चाहते हैं, उपधारस्व का निषेध करना चाहते हैं आचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर औंड्री धातु है, जैसे एजरी भी औंड्री भी, दोनों में एक ही बात है। वैसे औंड्री बता दिया मैंने, तो औंड्री धातु में री का अनुबंध ओ, ओण, और इससे निच आया और इस निच का ई बचेगा ना, और ये चंग है और ये तय है। तो देखो यहां पर दो कार्य प्राप्त हुए। ये औंडी धातु का री अनुबंध किस लिए लगा? उपधा ह्रस्व का निषेध होता है। उपधा ह्रस्व तो ऊपर वाले से होता है, नो चंग उपधा ह्रस्व, चंग परकणी के परते अंग की उपधा को ह्रस्व होता है, और ये कहता है चंग परकणी के परते उपधा को ह्रस्व नहीं होता है, नहीं होता है। तो यहाँ किसको मना कर रहा है उपधा ह्रस्व का? ओ को। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, देखो नकार से पहले ओ है ना, इसको उपधा ह्रस्व का निषेध कर रहा है, हैं? ओ को मना किया ना इसने। अब मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ दो कार्य प्राप्त है, चंग के पर रहते उपधा ह्रस्व तथा चंगी सूत्र से दुर्वचन। अब चंगी सूत्र से दुर्वचन करेंगे तो आजादी धातु है, ये एक नियम बना रखा है, हलादी धातु हो तो प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है, एकाचो द्वे प्रथमस्य, और आजादी धातु हो तो आजादेर द्वितीय से, द्वितीय एकाच समुदाय को दुर्वचन होता है। तो आजादी धातु है तो द्वितीय एकाच समुदाय को दुर्वचन होगा। द्वितीय एकाच क्या बनेगा? श्रुति क्या होगा द्वितीय एकाच समुदाय? हाँ, ओ तो बचा लिया हमने, ओ तो बचाया, और क्या हुआ? णी णी दुर्वचन हो गया है, णी णी, और ये चंग रख दिया हमने, समझ लो ऐसे ही रख दिया है। अब यहां पर दुर्वचन यदि पहले हो जाए, मैंने ये कहा कि दुर्वचन पहले यदि हो जाए तो ऐसी स्थिति बन गई। अब आप उपधा ह्रस्व कराओ, दुर्वचन यदि पहले हो जाए तो अब उपधा ह्रस्व कीजिए। चंग परकणी के पर रहते उपधा को ह्रस्व, उपधा में तो वो मिल ही नहीं रहा है। जिसको बचाने के लिए, जिसको ह्रस्व से बचाने के लिए, ह्रस्व रोकने के लिए री अनुबंध लगाया था, वो तो व्यर्थ हो गया ना। री अनुबंध लगाने की सार्थकता कब है?
पहले इस स्थिति में ही उपधारस्व हो, इसी स्थिति में उपधारस्व हो, तब ये री अनुबंध लगाने की सार्थकता है। यदि पहले हम णी दुर्वचन कर देते हैं तो इस री अनुबंध लगाने की कोई सार्थकता नहीं है ना। तो ये री अनुबंध लगाते हुए आचार्य ने हमको एक बात साथ में ये भी कह दी कि उपधारस्व नहीं होता। ये तो री अनुबंध लगा करके कहा कि उपधारस्व नहीं होता है, कहा ना, लेकिन साथ में ये भी तो कहा कि उपधारस्व पहले करना। उपधारस्व नहीं होता ये तो री अनुबंध के द्वारा कहा उन्होंने। री अनुबंध होता है, वहां उपधारस्व नहीं होता है भाई, ये तो कह दिया। पर साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये उपधारस्व कार्य दुर्वचन करने से पहले कर लेना, चाहे बेशक ये बहिरंग हो। हैं? ये जो उपधारस्व कार्य है बेशक ये बहिरंग हो, दुर्वचन की तुलना में बहिरंग हो, दुर्वचन बेशक अंतरंग हो, और ये बहिरंग हो, बहिरंग होते हुए भी इस काम को पहले कर लेना, ये भी कह दिया साथ में। री अनुबंध से उपधारस्व का मना हो जाता है, ये तो ठीक है, उन्होंने कहा ही, पर ये कहते हुए साथ में ये भी कह दिया, वाणी से नहीं कहा सीधा, पर ये जो उनका व्यवहार है उससे ये बात भी हमारे को समझ में आती है। ऐसा कह नहीं सकते कि भाई ये तो होता तो अंतरंग ही है, पर आचार्य ने यहाँ कहीं भूल कर दी, ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं। आचार्य से भूल हो गई है, ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है उनसे। और ये जो है, कई लोग जो पाश्चात्य विचार के जो लोग हैं वो ऐसा कहेंगे कि ये मतलब वैसे ही मान लेते हैं ये कि हमारी छोटी है। कैसे छोटी है हमारी? पाश्चात्य विचार के लोग जो हैं वो ऐसे कहेंगे कि जी ऐसे कैसे होता है, यूं ही जबरदस्ती मान लिया हमारी बुद्धि छोटी है उनसे, है ना, कैसे छोटी है। तो ये जो है उनकी बात जो है प्रमाण विरुद्ध है, ऐसे ही कह रहे हैं वो। जब वो पूरा अध्ययन करें इस शास्त्र का तब उनको भी दिमाग ठीक हो जाएगा कि जो ऐसा बोलेगा कि भाई कैसे छोटी है, हैं? मतलब आचार्य की बुद्धि से हमारी बुद्धि बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो ऐसा हम कह नहीं सकते जैसे हमारे को दिखाई देता है, हैं? इस संसार में भगवान की जो व्यवस्था है और हमारी बुद्धि उन व्यवस्थाओं को जैसे देखती है, और कभी कभी हमारे को हमारी बुद्धि के अनुसार वो व्यवस्थाएं गलत दिखाई देने लगती हैं, तो हम झट यूं निर्णय निकाल लें कि भाई ये तो भगवान की गलती हो गई। तो ऐसी बात यहाँ होगी, जैसे भगवान की बुद्धि और हमारी बुद्धि में जैसे अंतर है ना, ऐसा ही अंतर आचार्य का और हमारी बुद्धि का है, हैं? तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये औंधी धातु का री अनुबंध इसलिए लगाया कि ओ को ह्रस्व न हो, और यहाँ औंधी धातु से णिच चंग तय लुंग लकार के रूप है। ये चंग परक णी के पर रहते यदि दो कार्य प्राप्त हुए ना, क्या क्या, दुर्वचन प्राप्त हुआ और उपधारस्व, और अंतरंग दुर्वचन है और बहिरंग उपधारस्व है। तो बहिरंग उपधारस्व तो हुआ नहीं करता है, अंतरंग ही होता है। अंतरंग दुर्वचन यदि हो जाता है तो ये ओ को ह्रस्व होने से बचाने के लिए जो री अनुबंध लगाया है वो व्यर्थ हो रहा है ना। ओकार को ह्रस्व होने से बचाने के लिए ही तो री अनुबंध लगाया है कि ओ को ह्रस्व ना हो, और यदि णी दुर्वचन पहले हो जाए, ओ को ह्रस्व होने के लिए बचाने के लिए जो री अनुबंध वो व्यर्थ हो रहा है ना, व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। और व्यर्थ कुछ है नहीं यहाँ शास्त्र में। उनकी पूर्णता, उनकी बुद्धि की जो पूर्णता है उसका तकाजा यही है कि यहाँ व्यर्थ नहीं है। तो फिर साभिप्राय उन्होंने री अनुबंध लगाया है, जानबूझ करके लगाया है उन्होंने,
कुछ संदेश देने के लिए लगा है। ऐसा नहीं कि वो भूल हो रही है उनसे, यहाँ पर चूक हो रही है, ऐसा नहीं। वो कुछ संदेश भी देना चाहते हैं, कुछ हमारे को बात कहना चाहते हैं इसके साथ में। ऐसा कहते हुए कि औंधी धातु का री अनुबंध इसलिए लगा रहा हूं कि ओ को ह्रस्व न हो। कहां पर? चंग परक णी के परते ओ को ह्रस्व न हो। तो जहां वो ह्रस्व प्राप्त है वहीं ह्रस्व करो। वो ह्रस्व इस स्थिति में ही प्राप्त है ना। देख लिए, चंग परक णी के परते उपधा ह्रस्व प्राप्त है। तो ये इस स्थिति में उपधा ह्रस्व कब प्राप्त है? जब दुर्वचन से पहले करें। तो ये इस तरह से ये ध्वनित किया है उन्होंने। औंधी धातु का रिदितकरण ज्ञापक है कि बहिरंग उपधा ह्रस्व पहले होता है, ठीक है। और ये ज्ञापित क्यों किया उन्होंने? ज्ञापक के दो प्रयोजन होते हैं हमेशा। ये ज्ञापक जब निकल गया कि बहिरंग उपधा ह्रस्व पहले होता है, ध्यान देने की बात है, बहिरंग उपधा ह्रस्व पहले होता है, तो ये री सार्थक होगा ना। री लगाना सार्थक है। क्यों? बहिरंग उपधा ह्रस्व पहले होगा तो री नहीं लगाएंगे तो रस हो जाएगा। री लगा दिया तो मना हो गया, नागलोपी शास्त्रीदिताम। री लगाने से ही तो नागलोपी शास्त्रीदिताम ने मना किया। तो री अनुबंध सार्थक हो गया ना। यदि दुर्वचन पहले कर डालते हैं तो ये री व्यर्थ हो जाता है। इसकी सार्थकता कब है? पहले उपधा ह्रस्व प्राप्त कराओ, फिर इसका निषेध करो, तो री अनुबंध सार्थक हो जाता है यदि पहले उपधा ह्रस्व करते हैं तो। और इस ज्ञापक का अन्यत्र फल भी दिखाना पड़ता है। मतलब ये तो इसका स्वार्थ में प्रयोजन है। स्वार्थ का मतलब कि वो ज्ञापक के होने से ही उस री की सार्थकता, ये स्वार्थ में प्रयोजन माना जाएगा। री अनुबंध की सार्थकता को सिद्ध करना ही इस ज्ञापक का प्रयोजन है, ठीक है। स्वार्थ में प्रयोजन क्या? री अनुबंध की सार्थकता बता देना। री अनुबंध होने से, री अनुबंध की सार्थकता इस ज्ञापक के रहने से है। ज्ञापक है कि उपधा ह्रस्व पहले होता है, दुर्वचन बाद में होता है, तो इस ज्ञापक के होने से इस री अनुबंध की सार्थकता है, ठीक है। और अन्यत्र फल क्या है? अन्यत्र फल ये 5 धातु बनाया ना हमने, 5 णिच चंग तय, ये स्थिति है ना। देखिए, 2 कार्य प्राप्त हुए। चंग परक णी के परते उपधा ह्रस्व पाया, चंगी से दुर्वचन पाया। अंतरंग दुर्वचन है, बहिरंग उपधा ह्रस्व है। लेकिन वो ज्ञापक है ना, उस ज्ञापक के तहत उपधा ह्रस्व पहले होगा। उपधा ह्रस्व पहले हो गया तो क्या बना? पच बन गया, ठीक है। फिर चंगी से दुर्वचन होगा, फिर चंगी से दुर्वचन होगा तो क्या होगा? यहाँ तो णी को दुर्वचन होता है क्योंकि द्वितीय एकाच को होना था ना। यहाँ पर णी को नहीं होगा दुर्वचन, पच ही हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कह गया मैं? यहाँ णी की जरूरत नहीं है दुर्वचन करने में। यहाँ तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन करना है तो णी दुर्वचन होता है। पहले णी का लोप हो जाता है, नेरनिटी नी लोप हो जाता है, फिर दुर्वचन लगकर फिर ये इसको दुर्वचन होता है। दुर्वचन निमित्तक है ये चंग जो होता है। आजादी प्रत्यय है दुर्वचन का कारण, आजादी प्रत्यय हो दुर्वचन का कारण, तो दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय पर रहते जो अजादेश ई के स्थान में लोप होता है वो स्थानीय रूप हो जाता है दुर्वचन मात्र करने के लिए। इसको स्थानीयवत कर दिया। भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी बनाई है उन्होंने इस सूत्र का अर्थ किया, दुर्वचन निमित्तक अच के परे रहते अजादेश नहीं होता, स्थानीयवत होता है। ये ना करके न पदांत से न की अनुवृत्ति लाए और उन्होंने अर्थ किया दुर्वचन निमित्तक अच के पर रहते अजादेश नहीं होता। अर्थात 2 कार्य पाए, नेरनिटी से नीलो पाया और चंगी सूत्र से दुर्वचन पाया इसी को, तो उन्होंने कहा कि अजादेश नहीं होता। समझ गए? ये चंग के पर रहते इस णी का लोप पा रहा है ना, और दुर्वचन भी पा रहा है इसी को, द्वितीय एकाच को, इसी को तो दुर्वचन पा रहा है। तो उन्होंने ये कह दिया कि इसके स्थान में लोप नहीं होता, दुर्वचन हो जाता है। दुर्वचन एवं कर्तव्य, दुर्वचन मात्र करने के लिए दुर्वचन से ये सूत्र है ना, अभी आगे आ रहा है, उस सूत्र में 2 दुर्वचन है अपने पास।
एक शेष है, ये दो द्विवचन पद हैं। एक शेष का मतलब दो में से दो थे, उनमें से एक बचा लिया, प्रयोग कर दिया। ये दो द्विवचने हैं अपने पास। और अची, अची का अर्थ आजादी प्रत्यय को मानकर जो अजादेश, ऊपर से अजादेश की विनुक्ति आ रही है, अच आदेश की अनुवृत्ति आ रही है। द्विवचन निमित्तक अजादेश नहीं होता, द्विवचन निमित्तक अच के परे रहते अजादेश नहीं होता। द्विवचन मात्र करने के लिए बाद में हो जाएगा, द्विवचन मात्र करने के लिए अजादेश नहीं होता, बाद में हो जाता है। तो इस णी द्विवचन कर लिया, बाद में हो गया। यहाँ हम जैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग जैसे पढ़े हो, उसमें यह है कि पहले नीलोप कर दिया, फिर उसको स्थानीय रूप कर दिया, उसको रूप ले आए, उसी का रूप ले आए, तो णी। बात तो वही है, उसको पहले आदेश नहीं होने दिया, फिर बाद में द्विवचन करने के बाद आदेश हो गया। या फिर इस णी का लोप करो, लोप करने के बाद इसको स्थानीयवत करो, ये लोप कर दिया, ये चला गया, फिर इसको स्थानीय रूप, स्थानीय तो ई दिखाई देना चाहिए ना, यहाँ लोप तो अभाव होता है, और रूप क्या है, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा था, तो स्थानीय रूप होता है, रूपातिदेश है, ये रूप का अतिदेश करता है ये सूत्र। द्विवचनेची जो सूत्र है वो रूप का अतिदेश कर देता है, स्थानीय रूप को आदेश में ले आता है। जो लोप है वहां स्थानीय का रूप आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये दिखाया कि औणरी धातु का रिदितकरण ज्ञापक है कि चंग परक णी के परे रहते उपधारस्व पहले होता है। इस ज्ञापक का स्वार्थ में प्रयोजन है री अनुबंध लगाना सार्थक होता है। और इस ज्ञापक का, ज्ञापक क्या है, बहिरंग उपधारस्व पहले होता है। इस ज्ञापक का अन्यत्र फल क्या है, दूसरे उदाहरण में क्या फल मिलेगा कि जब ये 5 णिच चंग है ना, तो चंगी सूत्र से द्विवचन करें या उपधारस्व करें, उपधारस्व पहले होगा, उपधारस्व पहले होगा, फिर 5 द्विवचन हो गया, और ये नीच का लोप हो रहा है, आगे तय सनवल लघुनी चंग परे नग लोपे, सनवल लघुनी चंग परे, चंग परे में बहुब्री है, चंग परे है जिससे, जिससे किससे, णी से, चंग परे है जिससे ऐसे णी के परे रहते, सनवल लघुनी चंग परे, उस सूत्र का अर्थ सनवत, अभ्यास के साथ जुड़ेगा ये सनवत, तो अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र में, अत्रलोपो अभ्यासस्य से अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है, अभ्यास को सनवत कार्य होता है। लघुनी सनवत लघुनी चंग परे नगलोपे, ये जो चंग परे बहुब्री है ना, और चंग हमेशा णी से आता है, णी श्री द्रु शुभ्या कर्तृ चंग सूत्र से चंग आता है, नीचे ही आता है, और बहुब्री समास है। यदि अकेला चंग परे मांगते तो चंग ही कहते, चंग परे क्यों कहते, केवल चंग को ही परे उनको ग्रहण करना होता तो चंग ही कहते, चंग परे क्यों कहते, पर शब्द क्यों डालते। केवल आप यूं कहो कि चंग के परे रहते, चंग परे का मतलब चंग परे रहते, तो चंग परे में पर ग्रहण व्यर्थ हो रहा है, फिर चंगी मात्र कहते। चंग शब्द का सप्तमी में क्या बनता है, चंगी। तो चंग हमेशा नीचे ही आता है, तो ऐसे करने की भी क्यों बिना ऐसे कहे कैसे पता लगेगा, चंग परे नहीं कहते तो फिर कैसे पता लगेगा। एक आध जगह बिना भी नीच किया जाता है, जैसे श्री धातु है, ध्रु धातु है, णी श्री ध्रु श्रु, णी श्री ध्रु शुभ्या, तो इनमें आ जाता है। कमे रूप संख्या नंबार्तिक है, वहां भी कम धातु से बिना नीच किया जाता है, फिर क्या करेंगे। तो चंग परक णी के परे रहते, केवल चंग परे देखना होता तो फिर चंगी कह देते, वो चंग परक णी देखना चाह रहे इसलिए चंग परे शब्द डाला है। फिर लघुनी है, और अंग का भी अधिकार है, अभ्यासस्य का भी अधिकार है, अंग का भी अधिकार है ना, तो यूं कहेंगे चंग परे नौ परता यदंगम,
चंग परकणी के परे रहते जो अंग, देखिए चंग परकणी के परे रहते जो अंग ये है, चंग परकणी के पर रहते जो अंग, चंग परे है जिससे एणी आ गया ना, जो अंग, इस अंग में अख का लोप नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि अख का लोप हो जाता है कई जगह, नाविष्ठोत प्रातिपदिक से लग करके टे सूत्र से णिच के पर रहते टी का लोप हो जाता है ना, चंग परकणी के पर रहते यहां पर टी लोप हो जाता है, मैंने बताया था। किससे होता है? जैसे पटयति अप पठत बनता है, वहां पर जो है ये सूत्र नहीं लगता, पटयति में ये सूत्र नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अगलोप हो रहा है। जैसे पट नीचे ये स्थिति है ना, अब चंग आ गया, लुंग लकार में पटयति तो लट है, पर लुंग लकार में रूप बनाएंगे तो क्या होगा? चंग परकणी के पर रहते, चंग परकणी के पर रहते मतलब दुर्वचन कर लेते हैं, नेरिटी से नी का लोप हो गया, चंगी दुर्वचन कर दिया, पट पट और त, ये स्थिति है ना। अब वो सूत्र लगाइए, ये ट में जो आकार है ना, इसका लोप हुआ है, ये अगलोप है, ये णिच था यहाँ, ये मैंने णिच दिखाया है, ये ऊ का लोप दिखाया है, ये जो है पटु शब्द था ऊ का लोप दिखाया है, ये जो बिंदी है ऊ के लिए है और ये णिच के लिए है। चंग परकणी के पर रहते अगलोप होने पर ये सूत्र संवद भाव नहीं करता, ये सूत्र संवद भाव नहीं करेगा, अनगलोपे कहा है। पटु में ऊ का लोप जो है वो अक प्रत्याहार में आ जाता है, तो अगलोप हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो अंग है, इस अंग का जो लघुपरक अभ्यास, सारी शर्त मिल गई पर एक शर्त कट गई, अगलोप हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अभ्यास को संवद भाव नहीं होगा। संवद भाव नहीं होगा तो संयता से जो ई होता है, सन के परे रहते, संयता क्या कहता है? सन के परे रहते सनी अतः, ये कहता है अभ्यास के आकार को इकार होता है, तो ये कार्य नहीं होगा, अपवटत रूप बनेगा। यहाँ पर देखिए चंग परकणी के पर रहते जो अंग, मैंने यहाँ से यहाँ तक अंग बताया, अंग का लघु अक्षर परक अभ्यास, लघुनी को घटाओ, लघु परक अभ्यास, लघु परक माने लघु परे है जिससे ऐसा अभ्यास, तो लघु परक अभ्यास उसको संवद भाव होता है। तो ये लघु परक अभ्यास है, हैं? यहाँ पर अचा प्रश्न पूर्व विधौ, अचा प्रश्न पूर्व विधौ लगाओ, लघु परक अभ्यास है क्या? पर निमित्तक अजादेश आ के स्थान में अ हुआ ना, पूर्व विधि करने में स्थानीयत होता, अनादिष्ट से पूर्व में नहीं है, अनादिष्ट से पूर्व जिस अभ्यास को हम संवत करने जा रहे हैं वो अभ्यास अनादिष्ट से पूर्व अभ्यास नहीं है, आदिष्ट होने के बाद, आ को अ बनने के बाद अभ्यास आया है, ये है अनादिष्ट अवस्था और ये है आदिष्ट अवस्था। ठीक है, ये तो अनादिष्ट अवस्था है, अनादिष्ट ये है और ये आदिष्ट हुई हुई स्थिति है, अवस्था है। तो ये अभ्यास जो है आदेश होने के बाद, अर्थात आ को अ होने के बाद अभ्यास आया है। ठीक है, तो अनादिष्ट से पूर्व जो है, जिस अभ्यास को हम पूर्व में संवद भाव करने जा रहे हैं, वो अभ्यास अनादिष्ट से पूर्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर परनिमित्तक अजादेश जो आ को अ हुआ ना, यहाँ पर देख लो, परनिमित्तक जो आ को अ हुआ है, सारी शर्त तो घट रही हैं, पर फिर भी ये स्थानीवत नहीं होगा। स्थानीवत नहीं होगा तो लघु अक्षर परे मिल जाएगा, स्थानीवत नहीं होगा तो मिल जाएगा। स्थानीवत हो जाता तो ये स्थिति सामने आ जाती है हमारे, लघु अक्षर नहीं मिलता फिर ये स्थिति आती, तो फिर गुरु अक्षर मिलता, गुरु अक्षर मिलता तो फिर ये लघुनी नहीं घटता, तो ई नहीं हो सकता था। अब संवद भाव हो जाएगा। संवद भाव का मतलब ये अतिदेश है, संवद, सन के समान कार्य, सन के समान कार्य क्या होते हैं? संयता से ई, तो ई हो जाएगा और फिर दीर्घ लघु से दीर्घ भी हो जाएगा। दीर्घ लघु की भी सारी शर्त ऐसे ही है, केवल एक शर्त बड़ी है, लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। वहां संवद भाव था, इसमें कहा लघु अभ्यास को, तो ये लघु अभ्यास है।
चंग परक नी के पर रहते जो अंग उस अंग का लघु परक लघु अभ्यास, लघु परक लघु अभ्यास, उसको दीर्घ हो जाता है। अपी पचत, अटागम हो गया अपी पचत, लघु परक लघु अभ्यास, ऐसे करेंगे।